नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, तिलिस्मी घाटी की चुड़ैल। तिलिस्मी घाटी की चुड़ैल, लेखक पपिंद्र जुनेजा, संपादन मनीष चंद्र गुप्त, चित्रांकन राम वाइलकर। किसी समय तारापुर नामक राज्य में अजीत पाल नाम का राजा राज्य किया करता था। वह अपनी प्रजा का हर तरह से ख्याल रखता था, साथ ही वह अपनी रानी स्नेह को बेहद प्यार करता था। उस दिन से रानी स्नेह के प्रति उसकी चाहत और बढ़ गई जब रानी ने उसे खबर सुनाई कि महाराज आप पिता बनने वाले हैं। सच? हाँ। वाह प्रिय, आज तुमने यह खबर सुनाकर मानो मेरे जीवन की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण कर दिया है। सच प्रिय, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर निश्चित समय पर रानी स्नेह अपने शयन कक्ष में प्रसव पीड़ा से करा रही थी और राजा अजीत पाल बाहर भारी बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। हे ईश्वर, मेरी स्नेह और उसके होने वाली संतान की रक्षा करना। फिर कुछ ही देर बाद अगले ही पल रानी स्नेह के शयन कक्ष का द्वार खुला और गजब हो गया महाराज, महारानी एक सुंदर बालक को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता स्नेह, तो तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कैसे जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। अजीत पाल स्नेह की मृत्यु पर दुखी हो उठा। तभी बड़ा ही मनहूस है यह बालक, पैदा होते ही माँ को खा गया। हाँ, तब राजा सोचने लगा, क्या सच ही राजकुमार मनहूस है? क्या इसी की मनहूसियत का साया पड़ते ही मेरी प्राणों प्रिय स्नेह की मृत्यु हुई है? हाँ, अवश्य यह मनहूस है, तभी तो पैदा होते ही अपनी माँ के लाड प्यार से वंचित हो गया है। इस तरह एक अबोध बालक के प्रति प्यार और हमदर्दी के स्थान पर राजा के हृदय में घृणा ने जन्म लिया। अगले ही पल वह चीख उठा, मनहूस है यह बालक, राजकुमार मनहूस है। दासियों, ले जाओ इस मनहूस को मेरी नजरों के सामने से, और ध्यान रहे कि यह कभी मेरी नजरों के सामने ना पड़े। जी महाराज। इस तरह एक राजकुमार दास दासियों की तिरस्कार पूर्ण नजरों की साये में पलने लगा। कमबख्त, चुपचाप सो जा, यहाँ तेरी माँ नहीं बैठी जो तुझे लोरी सुनाएगी, मनहूस कहीं का। इसी तरह 8 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा के कक्ष में दाई माँ ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमार अजय पाल अब 8 वर्ष के पूरे हो चुके हैं, अतः मेरे ख्याल से उन्हें गुरुकुल भेज देना चाहिए, ताकि। दाई माँ, उस मनहूस को शिक्षा दीक्षा की क्या जरूरत है? क्षमा करें महाराज, राजकुमार आपकी नजरों में चाहे जैसे भी हों, वे हैं तो इस राज्य के राजकुमार ही। उनके अशिक्षित रहने पर आपकी और इस पूरे राज्य की जगहसाई होगी। ठीक है, हम कल ही उसी राजगुरु सुशर्मा के आश्रम में छोड़ आएंगे। दूसरे दिन राजा अजीत पाल राजकुमार अजय पाल को लेकर जैसे ही राजगुरु के आश्रम पहुंचे, ठीक उसी समय उनके देखते देखते योगा अभ्यास कर रहे राजगुरु सुशर्मा को सर्प ने डस लिया। आह गुरुजी! और अगले ही पल उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ चिंतामणि? गुरुवर को सर्प ने डसा है। और तब एक बार फिर राजा सोचने लगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजकुमार अजय पाल मनहूस है। गुरु आश्रम में कदम रखते ही राजगुरु की सर्पदंश द्वारा मृत्यु ही इस बात का पक्का प्रमाण है। फिर राजा अजीत पाल राजकुमार को शिक्षा दीक्षा के लिए विद्याधर आचार्य के आश्रम में छोड़कर वापस लौट पड़े। यह मनहूस इन्हीं साधारण बच्चों के साथ शिक्षा दीक्षा पाने लायक है। इस तरह राजकुमार अजय पाल विद्याधर आचार्य के आश्रम में शस्त्र व शास्त्र विद्या प्राप्त करने लगा। वाह अजय! फिर 10 वर्ष बाद एक दिन, महाराज की जय हो, राजकुमार अजय पाल अपनी शिक्षा समाप्त करके आश्रम से लौटे हैं और वे महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आ गया मनहूस अपनी मनहूसियत का साया लेकर। राजकुमार को दरबार में आने की आज्ञा है। फिर जैसे ही राजकुमार अजय पाल ने राज दरबार में प्रवेश किया, एक पल के लिए तो राजा उसकी ओर देखता ही रह गया। वर्षों बाद पिताजी के दर्शन हुए हैं। वाह, कितना सुंदर और सजीला है अजय, काश यह मनहूस न होता। पिताजी महाराज के चरणों में राजकुमार तेजी से राजा की ओर बढ़ा, किंतु तभी गजब हो गया महाराज, सूरजगढ़ की सेना ने राज्य पर आक्रमण कर दिया है। सेनापति, तुरंत ही सेना को कूच का आदेश दो। जी महाराज। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ठीक इसी समय सूरजगढ़ की सेना ने राजमहल में प्रवेश किया। स्थिति की गंभीरता को भांपते ही राजा ने अपने मयान से तलवार निकाल ली। अब मेरी पराजय तो निश्चित ही है, अतः मौका मिलते ही
जान बचाकर भाग निकलने में ही मेरी भलाई है। इधर सेनापति, महामंत्री व राजकुमार अजय पाल भी दुश्मनों से भिड़ गए। शीघ्र ही राज दरबार में घुस आए मुट्ठी भर सैनिकों का सफाया हो गया। आह! तब महामंत्री जी, इससे पहले कि दुश्मनों की पूरी सेना राज दरबार में आ पहुंचे, आप सब मेरे पीछे आए। आखिर पिताश्री चाहते क्या हैं? अगले ही पल वे राजा के पीछे पीछे उनके शयन कक्ष में पहुंचे। शयन कक्ष में पहुंचकर राजा ने अपने पलंग के सिरहाने लगा कोई गुप्त कलपुर्जा दबाया तो ओह, गुप्त मार्ग! इस तरह राजा अजीत पाल अपने महामंत्री, सेनापति व राजकुमार अजय पाल सहित गुप्त मार्ग से निकलकर एक बियाबान जंगल में पहुंचे। महामंत्री जी, इससे पहले कि शाम घिर आए, हमें रात व्यतीत करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए। तो क्या पिताजी, अब हमें महलों के स्थान पर इसी तरह जंगलों में रहना होगा? हाँ मनहूस, जिस पर तेरी मनहूसियत का साया पड़ेगा उसे इससे भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन महाराज, इसमें राजकुमार जी का तो कोई दोष नहीं है, ये सब तो भाग्य का खेल है। नहीं महामंत्री जी, हमें आज यह दिन सिर्फ इसी मनहूस के कारण देखना पड़ा है। ये मनहूस पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। उफ, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? फिर शिक्षा के लिए इसके गुरु आश्रम में पहुँचते ही राजगुरु की मृत्यु हो गई और आज 10 वर्षों बाद जैसे ही इस मनहूस ने जीवन में पहली बार हमारे राज दरबार में प्रवेश किया, मेरे हाथों से मेरा राज्य छिन गया। ये मनहूस है, मनहूस है ये। उफ, यह सब सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। इस समय हमें राजकुमार जी की ओर ध्यान देने की जगह किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि हम अपना खोया हुआ राज्य दुश्मनों से कैसे वापस ले सकते हैं। ओह, जब तक यह मनहूस हमारे साथ है, हम दुश्मनों से अपना राज्य वापस तो क्या, शायद हम चैन की एक सांस भी नहीं ले सकते सेनापति जी। तो ठीक है पिताजी, अब मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरी मनहूसियत का साया फिर कभी आप पर पड़े। अतः अब इसी वक्त से मेरे और आपके रास्ते अलग अलग हैं। कहने के साथ ही राजकुमार अजय एक और बढ़ चला। राजकुमार जी, महामंत्री जी, जाने दो उस मनहूस को, जहाँ जाता है जाए। राजकुमार बियाबान जंगल में निरुद्देश्य ही एक और बढ़ता रहा। हे ईश्वर, यह तूने मुझे कैसा कलंकित जीवन दिया है कि आज मेरा जन्मदाता ही मुझे मनहूस कह रहा है, मुझे इन सारी घटनाओं का उत्तरदायी ठहरा रहा है, जो शास्त्रों के अनुसार सिर्फ एक होनी है जिसे टाला नहीं जा सकता था। इसी सोच में डूबा वह एक और बढ़ ही रहा था कि तभी, ओह शेर, आओ प्यारे वनराज, अपना पेट भरो और मुझे इस कलंकित जीवन से मुक्ति दिलाओ। शेर ने भी जैसे उसकी बात को सुना, समझा और उस पर आक्रमण किया, किंतु तभी हवा में भी खचाक! ओह, यह तो गया काम से। तो युवक, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस भरी जवानी में तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? आत्महत्या? नहीं श्रीमान जी, मैंने तो कभी आत्महत्या के बारे में सोचा तक नहीं है। तो फिर इस बियाबान जंगल में निहत्थे एक जंगली शेर के सामने बेखौफ, ऐसे जैसे तुम्हें मौत का तनिक भी भय ही ना हो। भयभीत होने से भी तो मेरी जान नहीं बचने वाली थी श्रीमान जी। वाह युवक, हमें तुम्हारी हाजिर जवाबी पसंद आई। क्या मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूँ? मनहूस? जी हाँ श्रीमान जी, यही मेरा परिचय है कि मैं मनहूस हूँ। मनहूस? यह भी कोई परिचय हुआ? युवक, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो ठीक है श्रीमान जी, सुनिए। मैं अब से कुछ देर पहले तारापुर राज्य का राजकुमार था, लेकिन अब फिर राजकुमार उस अजनबी को अपने बारे में सब कुछ बताता चला गया और उसकी पूरी बात सुनने के बाद, अजीब बात है, दोषी न होते हुए भी तुम अपने पिता की नज़रों में मनहूस हो और मैं भी दोषी न होते हुए अपनी पुत्री के सारे दुखों के लिए अपने आप को उत्तरदायी समझता हूँ। पुत्री के दुख? देखिए श्रीमान जी, यह तो आपकी वेशभूषा देखकर ही कहा जा सकता है कि आप किसी देश के राजा हैं, लेकिन मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ और यह भी कि आपकी पुत्री को क्या दुख है तथा आप उसके उन दुखों के लिए अपने आप को क्यों उत्तरदायी मानते हैं। मैं रावतपुर का राजा शिव प्रताप हूँ और रही मेरी पुत्री के दुखों की बात, तो उसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसे यदि मैं इस समय सुनाने लगा तो रात्रि यहीं हो जाएगी। अतः तुम मेरे साथ हमारे राजभवन चलो, मैं तुम्हें पूरी कहानी विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ।
इस तरह राजकुमार अजय राजा शिव प्रताप के साथ रावतपुर राज्य की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर राजा और राजकुमार अजय ने एक साथ भोजन किया। तत्पश्चात, महाराज कृपया अब मुझे राजकुमारी और उसके दुखों के बारे में बताएं। सुनो, आज से करीब 13 वर्ष पूर्व मैं शिकार के लिए जंगल पहुंचा तो अचानक ही 2 शक्तिशाली वन मानुषों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। जमीन पर गिरते ही मैं बड़ी फुर्ती से उठा, मयान से तलवार निकाली और खचाक! लेकिन इससे पहले कि मैं उस वनमानुष के पेट में फंसी अपनी तलवार निकाल पाता कि तभी धड़ाक! आह! अगले ही पल दूसरे वनमानुष ने मुझ पर छलांग लगा दी। लेकिन तब तक मैं अपना स्थान छोड़ चुका था और उस समय मैं इस बात से कतई बेखबर था कि मेरे और वनमानुष के बीच चल रहे इस द्वंद्व युद्ध को कोई और बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वाह, कितना सुंदर व बहादुर है ये इंसान! अब तो मैं इससे ही ब्याह करूंगी। ही। तभी मुझे मौका मिला और मैंने निकट ही मृत पड़े वनमानुष के पेट से तलवार निकाली और खचाक! तभी, वाह क्या बात है! फिर आवाज की स्वामिनी पर नजर पड़ते ही मैं चमत्कृत सा रह गया। आप कौन है सुंदरी, और इस बियाबान जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? राजन, तुम मुझे देवलोक की अप्सरा समझ सकते हो और अब चूंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, अतः तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। असंभव सुंदरी, मुझे तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही विवाहित हूँ। तो क्या हुआ, तुम राजा हो, क्या तुम्हें दूसरा विवाह करने से कोई रोक सकता है? देखो सुंदरी, यह कोई बाल हट का विषय नहीं है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। राजन, तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर अपने हित में ठीक नहीं किया है, तो तुम गुस्ताख लड़की, तुम मुझे धमका रही हो। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए मजा चखा सकता हूँ। हा। इसी अट्ठास के साथ उस सुंदरी का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते, मूर्ख राजा, तूने मेरे साथ विवाह करने से इनकार कर अपने बुरे दिनों को आमंत्रित किया है। उफ, ये तो मायाविनी चुड़ैल है। और सुन राजा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, बल्कि तुझे मौत से भी बदतर एक ऐसी जिंदगी दूंगी कि तू हर पल अपनी मौत की कामना करेगा। हा। तू क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये तो बात की बात है। ये ले, पहले मेरे वार से बचकर दिखा। लेकिन जैसे ही मैंने चुड़ैल पर वार करना चाहा, एकाएक ही वह अदृश्य हो गई। हा। मूर्ख राजा, अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, मैं शीघ्र ही तुमसे फिर मिलूंगी और हमारी दूसरी मुलाकात तेरे बुरे दिनों की शुरुआत होगी। फिर उस दिन मैं जंगल से लौट आया। फिर करीब 1 माह बाद, जब मैं अपनी पत्नी रानी चंद्रकांता और 3 वर्षीय पुत्री राजकुमारी उर्मिला के साथ राज के उद्यान में टहल रहा था कि तभी हा। अगले ही पल वही चुड़ैल प्रकट हुई और एक ही झपट्टे में उसने चंद्रकांता की गोद से उर्मिला को छीन लिया। राजन, मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ तिलिस्मी घाटी लिए जा रही हूँ। मैं इसे मारूंगी नहीं, क्योंकि इसके मरने पर तुम शायद रो धोकर संतोष कर लोगे, लेकिन इसके जीवित रहने पर तुम हर पल इसकी याद में आंसू बहाओगे। यही मेरा प्रतिशोध होगा। हा। नहीं दुष्टा, तू इसे नहीं ले जा सकती, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने मयान से तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तभी वह गायब हो गई। फिर मैं अपनी चेतना खो बैठा और वह चुड़ैल मासूम राजकुमारी उर्मिला को उठाकर ले गई। तो क्या फिर आपने राजकुमारी की खोज खबर ली? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।